नमस्कार, जय हिंद। पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से एक कैंपेन चलाया है। इस कैंपेन का मुख्य मकसद देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। इस कैंपेन के अंतर्गत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हर घर तक तिरंगे को पहुंचाना है, हर घर में तिरंगा लहराना है। इसमें सरकार का लक्ष्य 20 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचना है। साथियों, तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले लगभग 8 दशकों से हमारे सशस्त्र बलों के कार्मिकों ने अपने जीवन का अमूल्य बलिदान देकर इस तिरंगे को फहराते रहने का गौरव हमें प्रदान किया है। हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इस राष्ट्रीय ध्वज की मान, मर्यादा और सम्मान को बरकरार रखें। साथियों, तिरंगे को फहराने और उसके प्रदर्शन से संबंधित अनेक नियम, प्रथाएं और परंपराएं सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश के रूप में जारी की जाती रही है। इस संबंध में 2 अधिनियम मुख्य रूप से काम करते हैं। एक संप्रतीक एवं नाम अधिनियम 1950 और दूसरा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये सारे नियम, परंपराएं और प्रथाएं इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत नियंत्रित होती हैं। साथियों, समय समय पर इन नियमों में संशोधन किया जाता रहा है। मुख्य रूप से जो बड़ा संशोधन था, जिसमें सारे नियमों, प्रथाओं और परंपराओं को एक स्थान पर संकलित किया गया, उसका नाम है भारतीय झंडा संहिता। तो आज आपके सामने भारतीय झंडा संहिता को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। हमारा मुख्य मकसद है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के मान, सम्मान और उसकी मर्यादा को बरकरार रखें। हम जब भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करें या उसे कहीं अपने निजी संस्थान में या किसी भी स्थान पर फहराने की कोशिश करते हैं, तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। भारतीय झंडा संहिता के विषय में बताने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे पास भारतीय झंडा संहिता के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2022 को जारी नोटिस है। सरकार द्वारा 16 जुलाई 2022 को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय झंडा संहिता में जो संशोधन किए गए वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और तथ्य हैं जो हमारे मन में आ सकते हैं, वो सारे हमारे साथ मौजूद हैं और इन सभी नियमों का संकलन मैंने संक्षिप्त में आपके लिए रखा है। साथियों, बात करते हैं भारतीय झंडा संहिता की। भारतीय झंडा संहिता 3 भागों में बटा हुआ है। इसके प्रथम भाग में हमारे झंडे, राष्ट्रीय ध्वज का विवरण दिया गया है कि हमारा ध्वज कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। इसका जो दूसरा भाग है, इसका दूसरा भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आम जनता, निजी संस्थान और सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं कि उन्हें झंडा फहराने और झंडे का प्रदर्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका जो तीसरा हिस्सा या तीसरा भाग है, इसके तीसरे भाग में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी संगठन, सरकारी एजेंसियां और सभी सरकारी संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें झंडा फहराते समय किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, मैं आपको संक्षिप्त में कुछ मुख्य बातों का जिक्र करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप आसानी से इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें। अगर आपको इन नियमों की जानकारी के बावजूद कोई भी संशय आपके मन में आता है, कोई आपको डाउट महसूस होता है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे इन नियमों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं। तो भाग 1 में हमारे झंडे के बारे में विवरण दिया गया है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 3 रंगों से मिलकर बना है। मुख्य रूप से 4 रंगों से मिलकर बना है। इसमें 3 पट्टी हैं। इसमें पहली पट्टी भारतीय केसरिया रंग, ध्यान रखें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द भारतीय केसरिया रंग, तो वो भारतीय केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर आएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर सफ़ेद रंग की पट्टी और इसके बाद तीसरे नंबर पर भारतीय हरे रंग की, ध्यान रखें, भारतीय हरे रंग की पट्टी आएगी। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 समानांतर तिलियों के अंतर वाला नीले गहरे रंग का अशोक चक्र प्रदर्शित किया जाएगा और ये अशोक चक्र झंडे के दोनों तरफ स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ये बात हुई हमारे झंडे के रंग से संबंधित। हमारे झंडे का आकार, जो आकार है उसका, वो
3:2 के अनुपात में होना चाहिए। आप झंडे का जो भी आकार रखते हैं उसका अनुपात 3 और 2 का होना चाहिए। इसके अलावा जो झंडा है, संशोधन के पश्चात अब हम जो झंडा है वो हाथ से बुने या मशीन से बने हुए सूत, कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम और खादी बंटिंग से बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 में आम जनता के लिए सरकार ने जो नियम रखे हैं उसके अनुसार हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी वाणिज्यिक कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी पोशाक को बनाने, किसी वस्त्र को पहनने, किसी वर्दी के किसी हिस्से में नहीं किया जाएगा। झंडे पर किसी भी प्रकार के कोई अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। झंडे का प्रयोग किसी वस्तु को लपेटने के लिए नहीं किया जा सकता। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा ये ध्यान रखें कि वह फर्श को छूता हुआ या पानी में डुबोने का किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं होना चाहिए या कोई ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें हो। इसके साथ साथ केसरिया रंग को जानबूझ के नीचे की ओर, क्योंकि उसकी पट्टी सबसे ऊपर आती है तो वो सबसे ऊपर दिखाई देनी चाहिए, उसको सबसे नीचे की ओर जानबूझकर प्रदर्शित करना भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। किसी भी दूसरी पताका, किसी दूसरे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा स्थान प्रदान करना, ये भी इन नियमों के अंतर्गत निषिद्ध है। इसके अलावा आप जो महत्वपूर्ण अवसर हैं, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इन अवसरों पर अपने हर्षोल्लास को प्रदर्शित करते हुए जो कागज़ से बने हुए ध्वज हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन अवसरों के पश्चात उन कागज़ के बने ध्वज का एक विधिवत तरीके से निपटान हो जाना चाहिए या उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त ध्वज, अगर वो मैला हो गया है या कोई उसका हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है या वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसे फहराया जा सके, तो ऐसे ध्वज को सम्मान सहित एकांत में ले जाकर उसका निपटान कर देना चाहिए। निपटान कैसे किया जाना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। निपटान के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको सम्मान सहित आप अग्नि को समर्पित कर सकते हैं या कोई अन्य तरीका जिससे कि उस ध्वज की मान मर्यादा बनी रहे, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दुविधा या कोई आपके माइंड में डाउट आता है तो आप हमसे इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई समस्या आती है, आप ऐसा पाते हैं कि एक ध्वज क्षतिग्रस्त हो गया है और उसका निपटान करना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं तृतीय भाग की, कि हमारे जो सरकारी संस्थान हैं जितने भी, उनमें तिरंगा फहराने के इन सारी बातों का तो पालन करना ही है। इसके अलावा पहले जो हमारे भारतीय झंडा संहिता में ये व्यवस्था थी कि हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक तिरंगे को फहरा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अब संशोधन के पश्चात आपको उसको दिन और रात दोनों समय फहरा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन वो स्थान एक सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, तिरंगे का प्रदर्शन आप अपने निजी वाहनों में नहीं कर सकते। तिरंगे के प्रदर्शन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को छूट दी गई है या कुछ लोगों को अनुमति प्रदान की गई है, केवल इनके निजी वाहनों में तिरंगे का प्रदर्शन किया जा सकता है। मोटर कारों पर तिरंगा फहराने के लिए जिन लोगों को अनुमति प्रदान की गई है वे हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के अध्यक्ष, और इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल अपने निजी वाहनों में कर सकते हैं या जिन वाहनों का प्रयोग ये अपने ऑफिस में आने जाने के लिए करते हैं उसमें ये लगा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को वाहन में लगाने के भी कुछ नियम हैं, लेकिन अभी हम इन सब नियमों की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अगर आपको किसी भी नियम के बारे में जानना है,
कोई भी चर्चा करनी, आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य यह है कि विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग प्रदर्शन हेतु किया जाता है। इसके पश्चात उन राष्ट्रीय ध्वज को अक्सर ये देखने में आया है कि एक असम्मान की भावना के साथ, या ये कहें या तो जानबूझकर या अनजाने में, उन राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि उनका ध्यान नहीं रखा जाता। इन अवसरों के बाद विशेष रूप से जो ध्वज, जैसे कागज़ के बने ध्वज थे, अगर वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अब वो दोबारा प्रयोग के लायक नहीं रहे हैं, तो उनका निपटान एक व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस ये संकल्प लें कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान न होने पाए। हमने एक मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत हम सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि वो झंडे को सही रूप से और एक मान सम्मान के साथ उसका प्रदर्शन करें। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के पश्चात उन सभी झंडों के साथ किसी भी प्रकार की असामान्यकृत न किए जाएं। इसके लिए अगर हम आप लोगों को हमारी कोई सहायता चाहिए, यदि आपको लगता है कि स्वतंत्रता दिवस के पश्चात झंडे को आप ठीक से नहीं संभाल के रख पा रहे हैं, आप हमें संपर्क करें, हमें सौंप दें। या आप किसी भी ध्वज को, भारतीय ध्वज को क्षतिग्रस्त पाते हैं या कहीं सड़क पर पड़ा हुआ पाते हैं या कहीं पर किसी व्यक्ति ने उसको फेंक दिया है, तो आप हमें संपर्क करें, वह राष्ट्रीय ध्वज हमें सौंप दें। हम उसका निपटान सम्मानपूर्वक अपने संस्था के माध्यम से करेंगे। इसी के साथ आप सबको जय हिंद।